Hello dear students, let us start vector calculus, right? So vector calculus में जो हमारा टॉपिक था लाइन सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल्स, उसमें हम कंजर्वेटिव फील्ड्स जो कि पॉइंट नंबर 3.4 है बुक में वो पढ़ रहे थे। उसके कुछ एक थ्योरम यहाँ पे एक्सप्लेन होगा। हर वीडियो में एक एक थ्योरम हम एक्सप्लेन करेंगे। But before that, to learn that theorem, to understand that theorem, we have to know some basic concepts, and therefore we will revise some basic concepts first. So the first question is, what is the conservative field? है ना? So conservative field किसको बोलते हैं? अब ये field का मतलब होता है any vector. Mostly if you are in physics, you can use the electric field as a field or force as a field. But in mathematics, in general, capital F bar is a field. Okay? So it may be force, it may be anything, vector quantity. But mathematics में हम एक vector लेंगे F bar. This is called as what? Field. Okay? Now, try to understand what is conservative field, right? जैसे कि मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ कि कुछ बच्चे स्टूडेंट्स इतने मतलब उनको कितना भी समझाया जाए, कोई भी समझाए, उनके अब्बू उनको समझाए, उनके मम्मी उनको समझाए, उनकी बहन समझाए, उनके दोस्त समझाए, उनके टीचर समझाए, वो किसी का नहीं सुनते हैं। वो अपने जिद पे डटे रहते हैं। उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव बच्चा। मतलब अगर मान लीजिए एक फील्ड है जिसको हम फोर्स मान लेते हैं और वो फोर्स का हमें अगर वर्क डन निकालना है और वर्क डन पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2 z2, और आपको ए टू बी वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फ्रॉम ए टू बी, और ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम डी आर बार मान लेते हैं। तो इसका आंसर जो है, और क्योंकि ये लाइन इंटीग्रेशन है तो आपको ए टू बी को किसी लाइन से या किसी कर्व से ज्वाइन करना होता है। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने इसको ऐसे ज्वाइन किया, कर्व नंबर C1। दूसरा स्टूडेंट बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं ज्वाइन करूंगा, ए टू बी को मैं ऐसे जाऊंगा, दैट इज C2, है ना। तीसरा स्टूडेंट कोई तीसरा रास्ता अपना सकता है ना। वो बोलेगा कि मैं ऐसा घूम के जाऊंगा इधर ए टू बी, दैट इज C3। तो इसके 3 पाथ हो गए जो मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, और चाहे कितने भी पाथ हो सकते हैं ए टू बी जाने के लिए। तो अगर इस इंटीग्रेशन का जो लाइन इंटीग्रेशन है एफ बार डॉट डी आर बार का आंसर आप चाहे C1 के अलोंग निकालो, या आप चाहे C2 के रास्ते या कर्व के अलोंग निकालो, या इस इंटीग्रेशन का आंसर आप अलोंग द कर्व C3 निकालो, अगर वो सेम ही आता है, हालांकि कर्व चेंज हो गया तो आंसर बदलना चाहिए था, बट बदलता नहीं है, तो ये जो फील्ड है जिसका ये वर्क डन किसी भी पाथ पे अनचेंज रहता है, देन इस एफ बार को हम एफ बार इज कंजर्वेटिव ऐसा बोलते हैं। तो कंजर्वेटिव का मतलब होता है द वर्क डन बाय दिस फोर्स और बाय दिस फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। इससे ज्वाइन करने वाले पाथ से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी पाथ से आप इसका वर्क डन निकालो सेम आएगा, उसको हम बोलते हैं एफ बार इज कंजर्वेटिव।
तो कंक्लूजन क्या रहेगा? एफ बार इज कंजर्वेटिव मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ बार डॉट डी आर बार is 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 constant along any path which is joining A and B points. और उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ बार डी आर बार इज independent on the path और curve, उसको कर्व भी बोला जा सकता है, कर्व फ्रॉम ए टू बी। तो यही इसका मतलब है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्केलर फंक्शन। तो फंक्शन ही होता है जो आपको पता है। फंक्शन आप एफ से डिनोट कर सकते हो, जी से डिनोट कर सकते हो, फाई से डिनोट कर सकते हो, बट वेक्टर कैलकुलस में स्केलर फंक्शन यूजुअली फाई से डिनोट होता है। सो दिस इज फाई। ओके, नाउ व्हाट इज इट्स मीनिंग? तो ये फंक्शन है तो इसको डोमेन रहेगा, डोमेन का कोई पॉइंट इस फंक्शन के अंदर जाएगा, मतलब ये फंक्शन एक्ट करेगा इस पॉइंट के ऊपर। इसका आंसर जो है, जो भी आएगा, वो जो आंसर है वो अगर स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो इस फंक्शन को हम स्केलर फंक्शन या स्केलर पोटेंशियल फंक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको अगर इसको समझना है तो मान लीजिए मैंने ऐसे डिफाइन किया कि फाई के अंदर यहाँ एक जो पॉइंट आएगा उसका मुझे उस पॉइंट का टेम्परेचर ये फंक्शन देगा। तो बहुत सारे ऐसी प्लेट है, इस पे बहुत सारे पॉइंट है, x1 यहाँ y1 है ना, या x2 यहाँ x3 यहाँ x4, अलग अलग पॉइंट है। तो हमने यहाँ पर फाई ऑफ x1 डाला तो इसका मतलब होता है टेम्परेचर एट दिस पॉइंट x1, है ना। अब यहाँ पे हमने x2 पॉइंट डाला और इसका आंसर मुझे निकालना है व्हाट इज द डेंसिटी एट दैट पॉइंट x2। तो टेम्परेचर, डेंसिटी, ये जो क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़, ये स्केलर क्वांटिटीज़ है। तो जो फंक्शन आपको एज आंसर स्केलर क्वांटिटी देता है उस फंक्शन को हम स्केलर फंक्शन बोलते हैं। मतलब फाई ऑफ एक्स इज अ स्केलर फंक्शन, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा दैट रिप्रेजेंट स्केलर क्वांटिटी, कोई भी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेडियंट एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। ओके, तो ग्रेडियंट में देखिए आपको एक ऑपरेटर मालूम होना चाहिए, उस ऑपरेटर का नाम है डेल। सो दिस इज डेल, दिस इज डेल, DEL, डेल। ओके, तो ये ऑपरेटर जो है, पहले मैं ऑपरेटर को डिफाइन करता हूँ। इस ऑपरेटर में डेरिवेटिव्स रहते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है डेल, तो इसलिए आई जे के भी रहेगा, लेकिन आई का कोएफिशिएंट रहेगा डो बाय डो एक्स, आई बार प्लस डो बाय डो वाई जे बार एंड डो बाय डो जेड के बार। तो आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और वेक्टर में हम ये कंपोनेंट लिखते हैं, और कंपोनेंट या तो फंक्शन होता है या तो नंबर होता है, बट यहाँ पर ना फंक्शन है ना नंबर है, यहाँ पर एक डेरिवेटिव का डिफरेंशियल ऑपरेटर है। सो दिस इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर, और इसलिए ये लिखा गया है वेक्टर के फॉर्म में, देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसके जो कंपोनेंट्स है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है अगर मैं डो बाय डो एक्स किसी का ले रहा हूँ तो उस फंक्शन में मैं सिर्फ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से निकालूंगा, एक्स के अलावा जितने भी वेरिएबल्स होंगे, वाई होगा, जेड होगा, उसको मैं कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, राइट। अगर मैं वाई से निकाल रहा हूं तो मैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालूंगा, वाई के अलावा जो वेरिएबल है दैट शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट्स। ठीक है,
तो इसकी खास बात ये होती है कि अगर ये डेल ग्रेडियंट ऑपरेटर अगर आप किसी स्केलर फंक्शन पे अप्लाई करते हो, राइट, तो क्या होता है, ये स्केलर है ना, मतलब ये स्केलर आंसर देगा, और आपको इस स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? तो अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो आपको इस स्केलर को अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू टेक ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर फंक्शन। तो ये डेल इसके ऊपर अप्लाई करना होगा। तो ये डेल तो आपको पता है, डो बाय डो एक्स आई प्लस डो बाय डो वाई जे, है ना, प्लस डो बाय डो जेड के है। और ये आपने अप्लाई किया इस स्केलर फंक्शन पे, और लीनियरिटी का यूज करेंगे तो ये डो फाई बाय डो एक्स, मतलब फाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली आई बार एज इट इज, फाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली जे बार, और लास्ट में फाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड और के बार। तो आप देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी मिल गई। तो आपने सक्सेसफुली किसी स्केलर फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया वेक्टर में। तो स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी चीज़ अगले थ्योरम को जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें ये आपको लगेगी। ओके। और एक चीज़ है कि इस टाइप का इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो सकता है, और इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द टोटल डेरिवेटिव, और फिर हम एक्चुअल थ्योरम पे जाएंगे, राइट। तो लिमिट एज h टेंस टू 0 1 अपॉन h इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू x प्लस h f ऑफ t dt। ये जो चीज़ है जिसमें इंटीग्रेशन भी है, h से डिवीजन भी है, और उसका लिमिट भी लिया है एज h टेंस टू 0, इसको पहले हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो लिमिट एज h टेंस टू 0 हम यहाँ लिख देते हैं एज इट इज, ओके। और ये 1 अपॉन h भी जो फैक्टर है मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है एज इट इज लिखते हैं। अब हमें निकालना है इंटीग्रेशन। अब ये एक फंक्शन है, तो हमारा जो रूल होता है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का कि पहले ये फंक्शन का हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन, और फिर उस इंटीग्रेशन में एक बार अपर लिमिट डालते हैं x के जगह, t की जगह सॉरी, और माइनस इसका जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें लोअर लिमिट डालते हैं। तो अभी इसका ए एफ है, जैसे कि यहाँ अगर साइन एक्स होता तो आपको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस एक्स, या यहाँ अगर कॉस टी होता तो आपका आंसर आता साइन टी। तो इसका मतलब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कुछ फंक्शन आएगा। तो हम ये स्मॉल एफ जो है जिसका इंटीग्रेशन लेना है उसका इंटीग्रेशन जो है उसका इंटीग्रेशन हम मानते हैं स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल जी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जी आएगा आंसर, जी ऑफ टी, और उस जी ऑफ टी में पहले हम अपर लिमिट डालेंगे टी की जगह एक्स प्लस एच, तो ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस उसी आंसर में जो जी आ रहा था उसमें हम लोअर लिमिट डालेंगे दैट इज जी ऑफ एक्स। ठीक है। तो इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आ, ये इस तरीके का बन जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, एंड दिस इज नथिंग बट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन है, और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव इसका आंसर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ जी, डी बाई डी एक्स ऑफ जी, या इसको आप जी डैश से भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया सिर्फ इसका आंसर, सिर्फ इसका आंसर जी डैश। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्या करना है, जी डैश इसका आंसर आएगा, राइट। और फिर इस जी डैश का अगर फिर से डेरिवेटिव लेंगे आप, है ना, ये डेरिवेटिव है ऑलरेडी जी डैश। तो यहाँ देखिए f का इंटीग्रेशन अगर g है तो बताइए g का डेरिवेटिव क्या होगा। वी नो दैट डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्सिबल टू ईच अदर, मतलब f का इंटीग्रेशन अगर g आ रहा है तो g का डेरिवेटिव क्या आएगा, f आएगा। तो दैट्स वाई यहाँ g का डेरिवेटिव आता है f। तो इसलिए जब भी लिमिट एज h टेंस टू 0 1 अपॉन h आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू x प्लस h
और यहाँ स्मॉल एफ डी टी रहेगा, तो इसका आंसर आप यही फंक्शन लिखोगे डायरेक्ट। वो कैसे आया मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ दूसरी और एक चीज आपको समझनी है, दैट इज कॉल्ड एज अ टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव, अब मान लीजिए फाई इज अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, ओके, और मुझे इसका टोटल डेरिवेटिव निकालना है। मतलब इसका डेरिवेटिव मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से भी ले सकता हूँ, मैं वाई से भी ले सकता हूँ, मैं जेड से भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे इसका टोटल डेरिवेटिव निकालना है, तो दैट इज डिनोटेड बाय डी फाई। ये टोटल डेरिवेटिव का सिंबल है डी फाई। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, कि पहले इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से लीजिए इनटू डी एक्स, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई से लीजिए इनटू डी वाई, और फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड से लीजिए, ये पार्शियल है इसलिए डो से डिनोट कर रहा हूँ, और डी जेड। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। तो जब आप इंटीग्रेशन में ये जो लिखते हो डी टी, दैट इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ टी, ओके। तो इस तरीके से इसको समझना है। नाउ लेट अस मूव ऑन द एक्चुअल थ्योरम, जो आपको सिलेबस में है और जिसको आपको एक्चुअल पढ़ना है। और ये पढ़ने के लिए, ये समझने के लिए वो चीज़ें आने वाली थी, इसलिए मैंने पहले ही एक्सप्लेन करके दे दिया। नाउ लेट अस रीड दिस थ्योरम। प्रूव दैट द फील्ड f bar is conservative if there exists a scalar function phi such that that field f bar can be written as, that means it is equal to gradient of that potential scalar function del phi, and conversely। इसका मतलब अगर आपके पास एक फील्ड है एफ बार नाम की, और आपको पता है कि वो कंजर्वेटिव है, आपको पता है कि वो कंजर्वेटिव है, तो आप ये लिख सकते हो, ऐसा फंक्शन फाई मिलेगा ही मिलेगा जिससे आप ये लिख सकते हो, राइट। और कॉन्वर्सली का मतलब होता है कि अगर किसी फील्ड को आप ऐसा लिखने में कामयाब हो जाते हो, ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल फंक्शन, तो वो फील्ड कंजर्वेटिव ही रहेगी। तो इसमें आपको दोनों चीज़ें प्रूव करना है। पहली चीज़ कि एफ बार को कंजर्वेटिव जो है वो समझना है, कंजर्वेटिव सपोज करना है, और फिर इसको सपोज करके आपको प्रूव करना है कि एफ बार इज इक्वल टू डेल फाई, ये पहला करना है। और फिर बाद में कॉन्वर्सली में एफ बार इज इक्वल टू डेल फाई को सपोज करना है, और इसका इस्तेमाल करके आपको प्रूव करना है कि ये एफ बार जो है वो कंजर्वेटिव है। दोनों वे में आपको इसको प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड पे इसका पेज नंबर वगैरह बुक का मैंने दिया है, और इसको हम प्रूव करेंगे। तो पहले हम प्रूव करते हैं कि सपोज दैट कि एफ बार इज इक्वल टू डेल वी, ये है, और एफ बार इज कंजर्वेटिव प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं, लेट अस चेंज द इंक, ओके, रेड लेते हैं। सो सपोज दैट this f bar is equal to gradient of phi, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ क्या प्रूव करना है आपको कि ये एफ बार कंजर्वेटिव है। तो क्लेम में हम वो चीज लिखते हैं जो हमें प्रूव करना होती है। टू प्रूव दैट एफ बार इज कंजर्वेटिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव, कि कोई फील्ड कंजर्वेटिव है, इसका मतलब क्या। सो दैट इज टू प्रूव दैट f bar dot dr bar integration from one point to another point is path independent। किसी पाथ पे ये डिपेंड नहीं होना चाहिए, सिर्फ कोऑर्डिनेट पे डिपेंड होना चाहिए, बस यही प्रूव करना है, राइट। ओके, अब इसके लिए आपको ए और बी पॉइंट्स लेने होंगे। तो लेट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट हम मानते हैं x1 y1 z1,
एंड बी के कोऑर्डिनेट्स मानते हैं x2 y2 z2, ठीक है। और हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें ये निकालना है इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एफ बार डॉट डी आर बार, ठीक है। बट वी नो दैट एफ बार इज नथिंग बट डेल फाई, ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो इसलिए एफ बार की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, दिस इज डेल फाई, जो कि एफ बार की जगह आएगा डॉट डी आर बार, ठीक है। नाउ it is equal to integration from a to b. You know that how to define this del phi. तो ये होता है dou phi by dou x I bar plus dou phi by dou y j bar plus dou phi by dou z k bar. ये हो गया gradient का dot dr bar. You know that r bar is a any position vector that is xi plus yj plus zk. तो उसका dr bar आएगा dxi bar plus dyj bar plus dz k bar, right? Now we are taking the dot product of these two vectors. This is first vector, this is second vector. So it is from A to B. और डॉट प्रोडक्ट कैसा लेते हैं हम दो वेक्टर का, कोएफिशिएंट और कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट ये फर्स्ट वेक्टर का, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड वेक्टर का, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा डो फाई बाई डो एक्स इंटू डी एक्स। अब सेकंड कंपोनेंट जे का यहाँ का कंपोनेंट और जे का यहाँ का कंपोनेंट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करेंगे। तो इट इज डो फाई बाई डो वाई डी वाई। And now lastly we can consider the third component, that means the coefficients of k bar, dou phi by dou z जो यहाँ है और यहाँ है dz, right? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इस ब्रैकेट को जब हम देखेंगे तो ये तो टोटल डेरिवेटिव का डेफिनेशन हो गया। सो इट इज फ्रॉम a to b and this is nothing but d phi, टोटल डेरिवेटिव का डेफिनेशन। अब डेरिवेटिव, ये टोटल डेरिवेटिव का d और इंटीग्रेशन हो जाएगा कैंसिल, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर आएगा फाई। द लोअर लिमिट इज a एंड अपर लिमिट इज b, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है आपके। अब इसमें हम फाई में अपर लिमिट डालेंगे, सो दिस इज फाई ऑफ b एंड माइनस फाई ऑफ a। देखिए ये हमें सॉल्व करना था, जिसका आंसर हमें मिला है फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। और ये आंसर ये बताता है कि इसका आंसर निकालने के लिए सिर्फ b और a की जरूरत है, b और a को जोड़ने वाले रास्ते की जरूरत नहीं है। सो इट मीन्स दैट दिस इज it is depend on only a and b, not depend on path joining a and b, and therefore this implies f bar is conservative. f bar is what? Conservative. तो हमारा उद्देश्य भी था कि उसको कंजर्वेटिव प्रूव करना है क्लेम में, और हमने इसको प्रूव कर दिया, राइट? नाउ एक पार्ट हो गया, अब दूसरे पार्ट में इसका उल्टा हमें प्रूव करके बताना है। उल्टा मीन्स व्हाट? इसमें ये आपको ये करना है कि यहां पर एफ बार को सबसे पहले कंजर्वेटिव मानना है, सपोज करना है, और फिर आपको ये प्रूव करके बताना है, ठीक है? तो चलिए, तो अगले स्लाइड पे हम एफ बार को एज्यूम करते हैं या सपोज करते हैं कि एफ बार इज कंजर्वेटिव। सो कॉन्वर्सली suppose that f bar, the field f bar is conservative. Now tell me, अब इसको एक बार कंजर्वेटिव आपने मान लिया, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि that is integration from a to b f bar dot dr bar is depend on only
A and B, not depend on path joining A and B. ओके, तो इतना आप बस लिख दीजिए. ओके, अब आपको क्या प्रूव करना है कि क्लेम वो चीज होती है जो आपको प्रूव करना आता है कि टू प्रूव दैट f bar is equal to gradient of some scalar function, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, ओके. अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है. तो पहले तो a क्या होगा, b क्या होगा, ये हम मान लेते हैं. तो लेट a जो है वो हम लेंगे एक फिक्स पॉइंट x1 y1 z1, और b जो है वो हम कोई भी वेरिएबल पॉइंट लेंगे जो x y और z रहेगा. ठीक है, यहां तक आप मेरे साथ हो. ठीक है, अब यहां से आगे आपको क्या करना है कि इंटीग्रेशन कंसिडर, जो आपका इंटीग्रेशन है एफ बार बी आपको लेना होगा. लेट एफ बार तो वेक्टर है, तो हम इसको लेते हैं f1 i बार प्लस f2 j बार प्लस f3 k बार. ये भी हम आगे ज़रूरत है तो इसको कंपोनेंट वाइज लिख लेते हैं. कंसिडर, अब कंसिडर दिस पॉइंट a टू b इंटीग्रेशन. f बार इज अ वेक्टर, dr बार इज अ वेक्टर, और इसका हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट. दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो स्केलर होता है. वी नो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो इसका आंसर जो भी आएगा स्केलर आएगा, एंड दैट स्केलर क्वांटिटी आई एम डिनोटिंग बाय फाई. ओके, और इसमें ये फाई आ गया तो इसमें हम अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे तो ऑब्वियसली ये फिक्स है, ये फिक्स पॉइंट है, ये वेरी नहीं होते. तो वेरी होने वाले पॉइंट पे ही डिपेंड रहेगा. तो इट इज़ एक्स वाई जेड. तो ये इसका हम आंसर मान लेते हैं. सो कंसिडर दिस. ओके, अब आगे हमें क्या करना है, आगे एक सिंपल चीज़ ये करना है कि देखिए b के जो कोऑर्डिनेट थे, एक्स वाई जेड थे, और a के जो कोऑर्डिनेट थे x1 y1 z1 थे. तो हमने यहाँ b के जो कोऑर्डिनेट है वो सब यहाँ पर फाई के अंदर लिए हैं. राइट, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ लिख देता हूँ. नाउ मैं यहाँ लिखता हूँ फाई ऑफ x के जगह मैं लिखता हूँ x प्लस एच, y और z एज इट इज, और माइनस यहाँ लिखता हूँ फाई ऑफ एक्स वाई जेड. तो बताइए, अगर फाई ऑफ एक्स वाई जेड का आंसर आप ऐसा लिखते हो तो फाई ऑफ एक्स प्लस एच का आंसर कैसा आएगा? तो इंटीग्रेशन तो आएगा ही, है ना. ए आएगा फिक्स नीचे, और ऊपर सिर्फ यहाँ x प्लस एच लिया है तो यहाँ b में भी x की जगह x प्लस एच लेना होगा. तो यहाँ हम लिखेंगे सिर्फ x प्लस एच वाई और z एफ बार डॉट डी आर बार. ये इसका आंसर है. माइनस ये तो ऑलरेडी आपने यहाँ लिखा हुआ है, तो इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 y1 z1 टू एक्स वाई जेड एफ बार डॉट डी आर बार. राइट, तो ये दोनों का वैल्यू हमने राइट साइड में इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया. राइट, अब हमें क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है. तो कैसे इवैल्यूएट करेंगे, दैट इज द प्रॉब्लम. तो कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, बड़ा सिंपल चीज़ है ये. मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू इवैल्यूएट इट. ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर हम इसको क्या मान सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव है, तो ये किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं रहेगा, है ना. तो हम कोई भी पाथ ले सकते हैं. तो अभी फिलहाल हमें जो पाथ लेना है वो किस तरीके से लेना होगा, देखिए कि यहाँ पर हम चलते हैं कुछ ऐसा. ओके, आगे हम
लिखते हैं इसको इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 y1 z1 टू, ये ऊपर का पॉइंट था x प्लस एच वाई जेड, और एफ बार हमने ऐसे डिफाइन किया है ऑलरेडी, तो उसका और डी आर बार का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट और डी आर का फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, तो एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड, इस तरीके का ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। इफ आई एम करेक्ट, आप चेक कर लीजिए, है ना, ये इस तरीके का आ जाएगा। ओके, ये हो गया लाइक दिस, ठीक है। नाउ अब हमें करना क्या है कि ये फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया, इसमें जो माइनस के बाद वाला सेकंड इंटीग्रेशन है, इस सेकंड इंटीग्रेशन को क्या ले सकते हो आप, तो सेकंड इंटीग्रेशन को वैसे तो आप एज इट इज़ लिख दीजिए, कोई इशू नहीं, या फिर आपके पास एफ बार जो है वो कंजर्वेटिव है, तो आप किसी भी पॉइंट्स को ले सकते हो। ये यहाँ देखिए, इट्स सो सिंपल कि हमने यहाँ पे शुरू किया था ये ए पॉइंट x1 से लेके ये पॉइंट, राइट, और बाद में ये माइनस है, तो ये माइनस को अगर हम प्लस करेंगे तो बच्चों क्या होगा, कुछ बता सकते हो? ये माइनस को अगर हम प्लस करेंगे तो व्हाट विल हैपन, तो माइनस को हम प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट जो है वो लोअर लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और लोअर लिमिट जो है वो अपर लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और ये जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ आने वाली है, तो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आप इसको बाद में लिख दीजिए। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हो गया कि ये x1 y1 z1 से यहाँ जा रहा है, और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। इसका मतलब मान लीजिए एक्स वाई जेड से आपने सफ़र शुरू किया, यहाँ से शुरू करते हैं, एक्स वाई जेड आपका इनिशियल पॉइंट है जर्नी का, गाड़ी बाइक शुरू कर दी आपने यहाँ से, आप यहाँ पहुँचे, यहाँ पर कुछ चाय पानी भजिए खाए आपने, और फिर यहाँ से देखो, यहाँ x1 y1 z1 से यहाँ तक गए, मतलब टोटल सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से, इट इज़ इनिशियल, फिर आप यहाँ गए, यही पॉइंट यहाँ है, और यहाँ से आखिर में यहाँ गए, और ये दोनों को ऐड किया जाएगा, तो इसका मतलब आपका जर्नी जो है वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, है ना। ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी भी है, ए टू बी इंटीग्रेशन प्लस बी टू सी अगर रहेगा तो वो ए टू सी होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट दैट इज एक्स वाई जेड, और ये आपका पॉइंट है एक्स प्लस एच वाई जेड फाइनल पॉइंट, ओके, और ये है एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड, राइट, ओके। नाउ अब पाथ पे तो वो डिपेंड है नहीं, तो हम कोई भी पाथ ले सकते हैं, तो हम पाथ लेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस। अगली स्लाइड पर लिखूंगा मैं, वी विल कंसिडर अ पाथ अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे लेने से क्या हो जाएगा, आप पूछेंगे सर एक्स क्यों लिया, अलोंग द वाई एक्सिस भी ले सकते हो आप, अलोंग द जेड भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं एक्स ले रहा हूँ, तो जब भी आप पाथ अलोंग द एक्स एक्सिस बोलोगे तो वाई और जेड एक्स एक्सिस पे जीरो होते हैं, है ना, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो इसलिए ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, डी एक्स जीरो नहीं, डी एक्स जीरो नहीं, वाई जीरो है तो डी वाई जीरो, जेड जीरो है तो डी जेड जीरो। तो अगर आप पाथ अलोंग द वाई एक्सिस लेते हो तो डी एक्स जीरो, डी जेड जीरो, है ना, यहाँ पर भी ये हो जाएगा, लेकिन हमने x प्लस एच एक्स के साथ लिया है, तो इसलिए कंसिडर अ पाथ, कंसिडर अ पाथ अलोंग x एक्सिस। तो ये जो इंटीग्रेशन है, जो इसका लेफ्ट साइड ये था, पहले वो लिख देते हैं हम, फाई ऑफ x प्लस एच वाई जेड माइनस फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ आएगा x
और अलोंग द एक्स एक्सिस लेने से आप y इक्वल टू 0 लिखोगे, z इक्वल टू 0 लिखोगे, और dy भी 0 हो जाएगा और dz भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x 0 0 2x प्लस h 0 0, और यहाँ पर था f1 dx और प्लस f2 dy था, तो वो सारे 0 हो गए, तो बस इतना ही बचेगा, राइट। तो ये बचा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू x प्लस h f1 dx। ऑलराइट, ओके। नाउ लेफ्ट साइड में हम h से डिवाइड करते हैं, h से डिवाइड, तो इधर भी h से डिवाइड करना होगा, और फिर हम दोनों साइड का लिमिट लेते हैं। तो ये दिखेगा लिमिट एज h टेंस टू 0 phi of x plus h y z minus phi of x y z divided by h. This is the first principle. और इधर भी आपको लिमिट लेना होगा, लिमिट एज h टेंस टू 0 1 अपॉन h इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू x प्लस h f1 dx। और इनिशियली मैंने आपको बताया कि इस तरीके का जब इंटीग्रेशन होता है तो इसका आंसर आता है क्या, f1, है ना, यही आंसर आएगा। तो राइट साइड का आंसर आएगा f1। अब लेफ्ट साइड की बात करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल है, लेकिन हमने इंक्रीमेंट सिर्फ x में कंसिडर किया है, तो यहाँ ये x का डेरिवेटिव हो जाएगा, और हम जब सिर्फ x का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हम डिनोट करेंगे डो फाई बाय डो x, ये हो गया, और इट इज इक्वल टू व्हाट, f1। सिमिलरली अगर आप कंसिडर पाथ अलोंग y एक्सिस लेते तो आपको आंसर मिलता डो फाई बाय डो y इज इक्वल टू f2, एंड डो फाई बाय डो z अगर z एक्सिस के अलोंग लेते तो आपको आंसर मिलता है f3, राइट। तो नाउ हम शुरू करते हैं, f बार इज इक्वल टू, f बार तो हमने ये लिया था f1i प्लस f2j प्लस f3k, राइट। What is f1? f1 की हमें वैल्यू मिली है, that is dou phi by dou x, I bar as it is, plus dou phi by dou y, ये f2 की वैल्यू है, j bar as it is, and dou phi by dou z जो कि k की वैल्यू है वो यहाँ है। और आप अगर गौर करेंगे तो दिस इज नथिंग बट dou by dou x I प्लस dou by dou y j प्लस dou by dou z k, है ना, एंड दिस इज phi। और ये जो होता है ये हमारा ग्रेडियंट का डेल ऑपरेटर होता है, तो इट इज डेल फाई, और लेफ्ट साइड था आपका एफ बार। तो आपको प्रूव करने में आप सफल हो गए, एफ बार इज इक्वल टू डेल फाई। तो इस तरीके से इन चीज़ों को प्रूव करना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैं एक एक थ्योरम की वीडियो बना रहा हूँ, तो बच्चों आपको भी सुनने में इजी जाएगा, है ना। तो इसलिए अगला थ्योरम के लिए अगला वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय।